साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, स्टार्ट हो चुका है अपना आज का ये सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। और दोस्तों, हम पढ़ने वाले भाषा विज्ञान को, ठीक है, भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जितने भी हमारे साथी हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड आपको करना है दोस्तों, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर लेते हो दोस्तों, तो वहां पर आपके लिए बहुत बढ़िया कोर्स लॉन्च किया गया है ना, जो कि बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप जूनियर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप पीजीटी टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या फिर दोस्तों आप पंजाब मास्टर कैडर की कर रहे हैं, तो बढ़िया ऐप है सेल्फ स्टडी क्लासेस, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर आपके लिए बिल्कुल फ्री दोस्तों 2020 टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। और ये जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज सप्ताह में 2 बार होती है, यानी कि रविवार को होती है और गुरुवार को होती है, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज में आप सीधे दोस्तों इसमें भाग ले सकते हैं। वीकली साप्ताहिक टेस्ट होता है आपके लिए हिंदी व्याकरण प्लस हिंदी साहित्य का 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो जिन भी साथियों को इसमें भाग लेना है, टेस्ट लगाना है दोस्तों, तो वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन दोस्तों। सभी लोग आ चुके हैं और सभी लोगों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा स्वर संवृत है। यहां पर स्वर संवृत आपको बताना है। संवृत, विवृत, इस प्रकार से आपने पढ़े हैं दोस्तों, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत, ये सभी लोगों ने पढ़ा है। तो निम्न में से कौन सा स्वर संवृत है, 54 का आंसर आपको बताना है। आ, ई, औ और आई, निम्न में से कौन सा स्वर संवृत है, इसका उत्तर 54 का आपको बताना है। जल्दी से बताइए कौन सा स्वर संवृत है। सभी लोग लाइक करते जाएंगे। और दोस्तों, जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप जरूर डाउनलोड करें दोस्तों, है ना, जहां पर आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों टेस्ट सीरीज भी कराई जाती है, बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों आपको वीडियो भी मिलते हैं। और यहां पर 54 का आंसर आपका जो हो जाएगा, आपसे संवृत स्वर पूछा है, तो संवृत जो स्वर है दोस्तों वो कौन सा है, ई। ई क्या है, ये संवृत स्वर के अंतर्गत आता है। इसको आपको इस प्रकार से देखना है दोस्तों, ई संवृत स्वर है। मुख्य विवर के खुलने के आधार पर स्वर ध्वनियां 4 प्रकार की होती हैं दोस्तों। मुख्य विवर खुलने के आधार पर जो स्वर की ध्वनियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है विव्रत। विव्रत में दोस्तों ए आता है बड़ा आ, ठीक है। अर्ध विव्रत में आ, आई, है ना, औ और आ, है ना, ये आते हैं, ये अर्ध विव्रत के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। संवृत देखो, संवृत ई, उ, है ना। अर्ध संवृत में ए और ओ, ए अर्ध संवृत। अब आपसे पूछा गया था संवृत कौन सा है, तो संवृत दोस्तों कौन सा होता है, ई होता है संवृत, है ना। संवृत में अंतर्गत ई, उ, ये संवृत होते हैं। बड़ा आ दोस्तों विव्रत में आता है, अर्ध विव्रत में आ, आई, औ और आ, है ना, और अर्ध संवृत में ए और ओ आते हैं। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब यहां पर आपको बताना है हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां आपको बताना है दोस्तों। अपन ने कचट तप पढ़ा था, का, चा, टा, ता, पा, है ना, कचट तप, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग, ये अलग अलग वर्ग पढ़े हैं जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, 25 होते हैं। 5 वर्ग में 25 अक्षर होते हैं जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आपको मूर्धन्य बताना है दोस्तों। जैसे अपन यहां से कंठ लेते हैं, फिर तालु, है ना, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत और दंत के बाद लास्ट में आता है ओष्ठ, ओष्ठ। ऐसे ही दोस्तों सबसे पहले का वर्ग, तो का वर्ग कंठ से, है ना, चा वर्ग तालु से, फिर दोस्तों चा के बाद टा वर्ग मूर्धा से, और टा के बाद आता है दोस्तों ता वर्ग दंत से, और पा वर्ग आता है ओष्ठ से। तो यहां पर आपको टा वर्ग यहां पर दिख रहा है, जो काय के अंतर्गत आता है, मूर्धन्य ध्वनियां के अंतर्गत आता है। और यहां पर आपका जो बी नंबर है ये मूर्धन्य ध्वनियों के अंतर्गत आएगा, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से ध्वनियों को आपको बताना है। ध्वनि बताइए सभी लोग, कंठ ध्वनि कौन सी है, का, खा, गा, घा,
ये कंठ ध्वनि दोस्तों, ठीक है। तालब्य भी आपको बताना है, तालब्य में, ठीक है। तालब्य में आ जाओ, यहां तालब्य ध्वनियां कौन सी होती हैं दोस्तों? चा वर्ग जो होता है वो तालु से बोला जाता है, ता, ता, चा, छा, जा, झा, ये होता है तालु, ठीक है। इसको आपको याद रख लेना है। तो यहां पर देखो मूर्धन्य में टा, ठा, डा, ढा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दंत ध्वनि में ता, था, दा, धा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, है ना? ई तो है, समृत तो पूछा है, स्वर समृत कौन सा है? तो स्वर समृत ई तो आता है, समृत ई उ ऊ, तो ई तो है, सही है ना? यहां पर देख लो, तो ये यहां पर ओष्ठ आपको आया, तो ओष्ठ में दोस्तों पावर गाता है, पाफावा हो जाएंगे, ये आपका सही हो जाएगा। किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? ने का प्रयोग कौन सा नहीं होता बताइए? ने का प्रयोग नहीं होता तो किस बोली में नहीं होता? चार विकल्पें बोलियां आपने पढ़ी हैं दोस्तों। पश्चिमी हिंदी की बोली आपने पढ़ी है, पूर्वी हिंदी की बोलियां आपने पढ़ी हैं। कौन सी बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? ने, है ना, अपन बोलते ना उसने, है ना, या फिर दोस्तों ने का प्रयोग कौन सी बोली में नहीं होता, ये आपको बताना है। खड़ी बोली में, दक्षिणी हिंदी में, हरियाणवी में, या फिर अवधी में? किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता, यानी कि 56 का आंसर बताना है। और आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है वीरेंद्र कुमार जी, बहुत बढ़िया आंसर है आपका। आंसर आपने बताया है दोस्तों कि जो अवधि है, अवधि इसमें नहीं होता, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है ना। अवधि दोस्तों ये किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है ना। और अवधि बोली में ने का प्रयोग नहीं होता। अवधि पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है जो अवध प्रदेश के अंतर्गत बोली जाती है। इस बोली का क्षेत्र है दोस्तों फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबांकी आदि जिलों में ये फैला हुआ है। इसको आपको याद रखना है। इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? बघेली है, बुंदेली, ब्रजबोली, या फिर दोस्तों सभी लोग बताएंगे कौन पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ये सारे के सारे क्वेश्चन अपन को पढ़ना है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है ये आपको बताना है। बघेली, ब्रजबोली, बुंदेली या फिर कन्नौजी, कौन सी नहीं है बताइए? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? और बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सभी लोगों का कि सर पश्चिमी हिंदी की नहीं मानी जाती, कौन सी? ब्रजबोली है, कन्नौजी है, बुंदेली है, लेकिन कौन सी नहीं मानी जाती? बहुत बढ़िया आंसर है ये बघेली। बघेली यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। बघेली ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है दोस्तों, है ना। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली, ठीक है, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं, ये भी आपको याद रख लेना। जबकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्षिणी हिंदी, ब्रजबोली, बुंदेली, ये आती हैं, ठीक है। तो ये अपन को पता ही है, कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, सभी लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं दोस्तों? कितनी उपभाषाएं हैं ये क्वेश्चन आपको बताना है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 58 का आंसर विकल्प अनुसार आपको बताना है। सभी लोग बताएं हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? प्रश्न क्रमांक 58 का आपको चयन करना है, बताइए। सभी लोग बताएंगे हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? उपभाषाएं कितनी मानी जाती हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? और आपका बिल्कुल सही आंसर जो आपने बताया है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। कौन सी? 5 उपभाषाएं हैं, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर दोस्तों ये आपको याद रख लेना, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और दोस्तों पहाड़ी हिंदी, ये 5 मानी जाती हैं, ठीक है, इनको याद रखेंगे। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? खड़ी बोली आती है, हरियाणवी आती है, दक्कनी आती है, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी ये आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती हैं।
ठीक है, बिल्कुल सही है। बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, भोजपुरी, मगही, मैथिली आती हैं और पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली ये आती हैं। ठीक है, इनको भी अपन को याद रखना है। अब यहां पर आपको बताना है ओष्ठ ध्वनि नहीं है तो कौन सी नहीं है। 59 ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है, यानी कि इसका उच्चारण ओष्ठ से होता है, वो कौन सी नहीं मानी जाती। प्रश्न क्रमांक 59, चा में, पा में, भा में या फिर मा में ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन आपको चयन करना है। जल्दी से बताएंगे ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं मानी जाती। विकल्प का आंसर आपको बताना है। सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, है ना। और दोस्तों सभी लोगों को ऐप को डाउनलोड करना है। 20 तारीख को यानी कि 20 जून को आपके लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। उस प्रतियोगिता में सभी को भाग लेना है। हिंदी साहित्य की प्रतियोगिता होगी, हिंदी साहित्य प्लस हिंदी व्याकरण की। सभी लोग उस प्रतियोगिता में भाग जरूर लेंगे, ठीक है, जिसमें आपको टेस्ट के माध्यम से दोस्तों आपको क्या करना होगा, टेस्ट लगाना होगा। ठीक है, और अभी 2020 टेस्ट सीरीज तो सभी के लिए उपलब्ध है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर होगी 20 तारीख को। ठीक है, ओष्ठ ध्वनि नहीं है तो कौन सी नहीं है, चा में नहीं है, पा में नहीं है, भा में नहीं है या फिर मा में। ओष्ठ ध्वनि नहीं है तो किस में नहीं है। प्रश्न क्रमांक 59, और आपको पता है बोले सर पा, फा, भा और मा ये तीनों पा वर्ग के अंतर्गत आती हैं, बाकी जो चा है ये चा ओष्ठ ध्वनि नहीं है, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं दोस्तों बताइए। वर्ण, शब्द, रूप या फिर समरूप, बताइए। यहां पर 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको बताना है। और यहां पर मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया। जो मात्रा स्वर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों मात्रा स्वर को कहा जाता है क्या, ग्रेफीम, ग्रेफीम कहा जाता है, यानी कि समरूप। इसको याद रख लेना, मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफीम कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं जिनकी 10 मात्राएं हैं दोस्तों, 10 मात्राएं, और इन्हें क्या कहा जाता है, ग्रेफीम कहा जाता है। मात्रा स्वर को ग्रेफीम कहा जाता है, ये आपको याद रख लेना है। 11 स्वर में दोस्तों 10 मात्राएं आपको पता है, 10 मात्राएं होती हैं। एक किसकी नहीं होती बताइए, एक मात्रा किसकी नहीं होती, है ना। तो मात्रा स्वर कितने होते, मात्रा स्वर 10 होते हैं, है ना, आपने शायद पढ़ा हो, है ना। तो 10 होते हैं और 10 में दोस्तों आपको बताना है कि ये 10 मात्रा स्वर होते हैं। पहली बात तो 11 स्वर होते हैं, 11 में 10 मात्रा स्वर होते हैं, और एक मात्रा स्वर कौन नहीं होता वो बताना है आपको। कौन सा नहीं होता, कौन सा नहीं होता। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा, कौन सा शब्द आएगा, हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा। यहां पर 4 विकल्प हैं, हिंदी कोश में आपको बताना है। जल्दी से बताएं, फटाक से बताना है। 61 का आंसर सभी लोग बताएंगे। हिंदी कोश में सर्वप्रथम आ की नहीं होती, बिल्कुल सही आंसर है। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा ये यहां पर बताना है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, सभी लोगों ने सही बताया है। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा, यहां पर आपका उत्तर चला जाता है दोस्तों। कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा दोस्तों आपका कौन सा, अंकन, अंकन, है ना। फिर आएगा दोस्तों ये अंकन, अकंठ, और फिर आएगा अर्क। तो ये अंकन वाला आएगा, ये सी नंबर आएगा सबसे पहले। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, अंकन आएगा। ठीक है, अंकन। ठीक है, यहां पर देखो भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या होता है। प्रयत्न लाघव, प्रयत्न लाघव यानी कि 62 का आंसर आपको बताना है। 62 का आंसर सभी लोग बताएंगे। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या है, प्रयत्न लाघव का अर्थ बताना है। जल्दी से 62 का आंसर बताते जाओ। अगर कोई क्वेश्चन का दिख भी जाता है आंसर तो कोई बड़ी बात नहीं, उस क्वेश्चन को अपन को दोबारा गलत नहीं करना है ना। सभी लोग यहां पर बताएं,
उसी के पीछे मत पड़ो, पढ़े लिखे हो आप लोग, कोई क्वेश्चन का आंसर भी दिख जाता है तो दिख जाने दो, कोई बड़ी बात नहीं है। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या है? प्रयत्न लाघव का अर्थ आपको बताना है, 62 में आंसर बताना है ना। शीघ्र बोलना प्रयत्न लाघव है, कम समय में अधिक बोलना ये आपको बताना है, बोलने की मितव्ययिता या फिर उच्चारण की सुविधा, ये बताइए। 62 का आंसर आपको बताना है ना। और 62 में आपका उत्तर हो जाएगा कि भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का जो अर्थ होता है, प्रयत्न लाघव का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है उच्चारण की सुविधा। क्या होता है? उच्चारण की सुविधा होती है। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही चला जाता है, ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ होता है उच्चारण की सुविधा। याद रखते जाना, इन क्वेश्चनों को गलत दोबारा नहीं करना है। उच्चारण की सुविधा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश, अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? पैसाची, सौरसेनी, मागधी या फिर ब्राचड़? यानी कि 63 का आंसर आपको बताना है। 63 का सभी लोग बताएंगे। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? लिखिए जल्दी से। पैसाची से, सौरसेनी, मागधी या फिर ब्राचड़ से? किससे हुआ है? 63 का आंसर, 63। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? ये आपको सभी लोगों को बताना है। सभी लोग बताएंगे और उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। किससे हुआ? सिंधी का। बहुत बढ़िया आंसर, ब्राचड़ से हुआ है। ब्राचड़, इसको याद रख लेना, ब्राचड़ से हुआ है सिंधी का। एक क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों, ठीक है। तो आपका उत्तर सी नंबर। यहां पर देख लेते हैं, सिंधी भाषा का विकास दोस्तों अपभ्रंश की ब्राचड़ शाखा से हुआ है, जबकि पैसाची से किसका हुआ? पैसाची से लहंदा का और पंजाबी का, है ना, तथा सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी का, राजस्थानी हिंदी का और मागधी से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा पढ़ना है, प्रैक्टिस करते रहना है। अगले क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं दोस्तों। अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप किस किसने डाउनलोड नहीं किया है? जल्दी से करें। अब दोस्तों सारी परीक्षाएं आपके निकट हैं और सारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को पढ़ लें, जहां पर दोस्तों आपको बहुत सारे फ्री टेस्ट भी दिए जा रहे हैं, तो पेड कोर्स भी आपके लिए उपलब्ध है। अब आपको बताना, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? संस्कृत था, पाली था, प्राकृत था या फिर अपभ्रंश था? कौन सा रूप विद्यमान था? बताइए सभी लोग। आधुनिक आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? 64 का आंसर ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर अपभ्रंश। कौन सा रूप विद्यमान था? अपभ्रंश। कौन सा रूप? अपभ्रंश। यहां पर देखो दोस्तों, है ना, यहां पर चेक कर लो जरा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत रही दोस्तों। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक दोस्तों पाली प्राकृत अपभ्रंश रही, है ना। और आधुनिक आर्य भाषा के पूर्व, आधुनिक आर्य भाषा के पूर्व कौन सी रही? ये रही अपभ्रंश। कौन सी रही? अपभ्रंश, है ना। और आधुनिक आर्य भाषा दोस्तों 1000 ईस्वी से अब तक ये आधुनिक आर्य भाषा का काल चल रहा है ना, जिसमें हिंदी और हिंदीतर भाषाएं, असमिया, मराठी, गुजराती ये सभी आती हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहां पर बताना है कि मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? जल्दी से बताइए। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? अच्छा क्वेश्चन है। 65 का आंसर सभी लोग बताएंगे। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? बताइए। 65 में अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं। जल्दी से एक बार लाइक जरूर कर दें और दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर कर दें, है ना। और आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है।
मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी, ये आपको बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर बताया है आपने कि सर वो भाषा थी कौन सी, अरबी फारसी। कौन सी भाषा थी, अरबी फारसी थी। और डी की तरफ आपका उत्तर चला जाता है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की जो भाषा थी वो भाषा थी दोस्तों कौन सी, अरबी फारसी, है ना। उसी प्रकार अंग्रेजों के शासनकाल के समय भारत में न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी थी। मुस्लिमों के समय अरबी फारसी थी। मुस्लिम शासकों के समय भारत की संपर्क भाषा कौन सी है दोस्तों, संपर्क भाषा आपको बताना है जो अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती है, वो संपर्क भाषा के बारे में आपको बताना। एक बार लाइक जरूर कर दें वीडियो को, है ना। 66 का आंसर आपको चयन करना है दोस्तों। भारत की संपर्क भाषा संस्कृत है क्या, अंग्रेजी है क्या, उर्दू है या फिर दोस्तों हिंदी है, कौन सी है। और आपका राइट आंसर जो आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर भारत की जो संपर्क भाषा की अगर बात करोगे तो संपर्क भाषा कौन सी है, हिंदी, हिंदी है दोस्तों। हिंदी आपका सी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा दोस्तों अंग्रेजी, ठीक है। यहां पर आते हैं, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ दोस्तों, अपभ्रंश से, खड़ी बोली से, अवधी या फिर ब्रजभाषा से, किससे हुआ आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास। प्रश्न क्रमांक 67 में आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है, लाइक जरूर करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको अटका देते हैं दोस्तों। अब जब अटका देते हैं तो जल्दी से बताओ, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है। और बिल्कुल सही आंसर चला जाता है, आपका आंसर हो जाता है दोस्तों क्या, अपभ्रंश से। बहुत बढ़िया आंसर। आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ वो हुआ अपभ्रंश से, यानी कि आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। यहां पर देख लो दोस्तों, सबसे पहले आप देख लो, है ना, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अबहट्ट, है ना, और आधुनिक भारतीय आर्यभाषा हिंदी, इस प्रकार से, ठीक है। अबहट्ट में आपने देखा होगा दोस्तों, विद्यापति का नाम सुना होगा आपने। विद्यापति जी की 2 रचनाएं अबहट्ट में मिलती हैं दोस्तों। कौन कौन सी, एक तो कीर्ति लता और एक कीर्ति पताका, है ना। और कौन कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है ये आपको बताना है, भाषा वैज्ञानिक कौन नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, 68 का आंसर बताना है, कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है। सुनीति कुमार चटर्जी, है ना, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी या फिर जयशंकर प्रसाद। 68 का आंसर आपको बताना है। 20 तारीख को एक प्रतियोगिता होगी, है ना, उस प्रतियोगिता में सभी लोग भाग लेंगे। और दोस्तों उस प्रतियोगिता में आपकी टेस्ट प्रतियोगिता होगी 20 तारीख को, ठीक है। सभी लोग भाग लेंगे उसमें। और दोस्तों आपके लिए सप्ताह में 2020 टेस्ट सीरीज तो चलती है। सप्ताह में 2 टेस्ट आपके लिए फ्री होते हैं हिंदी साहित्य के ऐप पर, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर, है ना। एक सिस्टम आपके लिए अलग से दोस्तों चालू किया गया है। भाषा वैज्ञानिक नहीं है तो कौन नहीं है, बोले सर सुनीति कुमार चटर्जी तो हैं, भोलानाथ तिवारी तो हैं, धीरेन्द्र वर्मा तो हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद नहीं है। बोले सर ये तो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। बहुत बढ़िया। जयशंकर प्रसाद भाषा वैज्ञानिक नहीं है दोस्तों, एक तो महान नाटककार माने जाते हैं, है ना। और यहां पर आ जाते हैं, जयशंकर प्रसाद का जन्म जल्दी से बता दो, कब हुआ था जयशंकर प्रसाद का जन्म। फटाफट से कमेंट में आपको लिखना है। जन्म भी आपसे पूछे जाते हैं, कभी कभी क्रमबद्ध भी पूछ लिया जाता है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, सभी लोग बताएंगे। 20 तारीख को होगा 50 नंबर की, 50 नंबर का टेस्ट होगा, 50 प्रश्नों का 50 नंबर का टेस्ट होगा। भाषा की लघुत्तम इकाई आपको बताना है, लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ लोग यहां पर कंफ्यूज जरूर होंगे, लेकिन अच्छा प्रश्न है आपके लिए। भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र सार्थक इकाई कौन सी है, वर्ण, वाक्य, ध्वनि या फिर शब्द, कौन सी है, देखते हैं। बहुत बढ़िया आंसर, बोले जयशंकर प्रसाद को शीश नवासी, नवासी तो नवासी दोस्तों, नवासी से 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। 1800 दोस्तों अपन पढ़ते हैं कि 97 और 99, ये 2 दोस्तों मतभेद है निराला जी के जन्म को लेकर के।
पंत का जन्म हुआ था 1900 में, अपन पढ़ते हैं, है ना। महादेवी जी हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका 1907 में हुआ था। नागार्जुन का दोस्तों 1911 में हुआ था, है ना। 1915 में अपन ने शिवमंगल से सुमन का पढ़ा था। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से याद किए थे इन जन्मों को। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कौन सी होती है, तो बहुत सारे लोगों ने ए भी बता दिया है। अब देखो ए बता दिया बहुत सारे लोगों ने। कितनी बार मैंने बताया है कि जब क्वेश्चन ऐसा आए कि स्वतंत्र सार्थक, सार्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई अर्थ निकले, वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता। हम यहां पर अनार का लिख दे रहे, इसका कोई अर्थ होगा नहीं होगा, है ना। सार्थक जिसका कोई अर्थ निकले, तो अर्थ निकलता है दोस्तों शब्द का, शब्द का अर्थ निकलता है। यहां पर लघुत्तम लिखा है, ये शब्द है और इसका एक अर्थ है, इसका एक अर्थ होता है। तो सार्थक इकाई अगर पूछा जाए तो आपको शब्द लगाना, हमेशा शब्द लगाना, ठीक है। और यहां पर आते हैं, अगला क्वेश्चन है, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा में आए हैं? हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं, ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं, संस्कृत से, अंग्रेजी, फारसी से, इनका आंसर आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे, है ना। अगर आपसे पूछा जाता दोस्तों, है ना, अगर आपसे पूछा जाता कि लघुत्तम, भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी होती है, तब आप वर्ण बताते। लघुत्तम इकाई कौन सी होती है तो आप वर्ण बताते, लेकिन आपसे सार्थक पूछा गया तो आपको शब्द बताना है, ठीक है। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं, किस भाषा से आए हैं, और उत्तर चला गया। बोले सर अधिकांश जो शब्द आए हैं वो किससे आए हैं, वो आए हैं संस्कृत से। बहुत बढ़िया आंसर। और संस्कृत से जो ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं दोस्तों। तत्सम शब्द की मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, कैसे तत्सम शब्दों को पहचानना है, तत्सम शब्द कौन होते हैं, बहुत अच्छे से मैंने बताया था पेड क्लास वालों को, है ना। तो संस्कृत में जो दोस्तों संस्कृत शब्द आए हैं, तो ये आपको पता ही है, हिंदी में अधिकांश शब्द जो आए हैं वो संस्कृत से आए हैं, और संस्कृत से जो ज्यों के त्यों प्रयोग हो रहे हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है दोस्तों, है ना। खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, ये आपको चयन करना है। वंदना यादव जी बताइए, खड़ी बोली व ब्रज भाषा, ब्रज भाषा यहां पर आपको बताना है प्रश्न क्रमांक ए, जल्दी बताइए। खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, और उत्तर आपका चला जाता है, क्या चला जाता है, ये खड़ी बोली और ब्रज भाषा ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? बोले सर इतना सरल क्वेश्चन पूछा है, उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो वो आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, है ना। और आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। और दोस्तों अपन ने कई बार पढ़ा है कि खड़ी बोली व ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ना। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो दोस्तों भाषाएं होती हैं, ठीक है, उनको भी अपन को याद रखना है। कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, है ना। अब यहां पर आ जाओ, एक क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? शैली, हिंदी की शैली किसे नहीं मानेंगे दोस्तों? संस्कृतनिष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी, दक्कनी या फिर मसनबी, किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? हिंदी की शैली नहीं मानेंगे तो किससे नहीं मानेंगे बताइए, किसे नहीं मानेंगे हिंदी की शैली? संस्कृतनिष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी, मसनबी या फिर दक्कनी को किससे नहीं मानेंगे आप? जल्दी से बताइए। और आपका उत्तर सही आंसर हो जाएगा कि उत्तर हो जाएगा दोस्तों मसनबी। मसनबी ये हिंदी की शैली नहीं है, मसनबी हिंदी की शैली नहीं है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, है ना। मसनबी को हिंदी की शैली नहीं मानते, ये फारसी भाषा की शैली है मसनबी। मसनबी किस भाषा की शैली है दोस्तों? फारसी भाषा की शैली है, इसको याद रखेंगे। और दोस्तों सूफी कवियों ने, है ना, प्रेमाख्यानक जो कवि होते हैं उनको भी आपको पता है कि उन्होंने मसनबी शैली का प्रयोग किया था, लेकिन ये मसनबी शैली दोस्तों फारसी भाषा से संबंधित है। मेरठ के आसपास की बोली को क्या नाम दिया है, या क्या मेरठ के आसपास बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, ऐसा भी आप बता सकते हो। 73 का आंसर ब्रजभाषा है,
पंजाबी, अवधी, खड़ी बोली, कौन सी भाषा है? 73 का आंसर आपको बताना है। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? क्या नाम है? जल्दी से बताइए, लाइक करते जाइए, प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आगे आप जाते जाओगे और आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों? खड़ी बोली। खड़ी बोली आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। दिल्ली व मेरठ के आसपास की जो बोली है दोस्तों, उसको हमने नाम दिया, किसने, है ना, क्या नाम है? उसका नाम है दोस्तों खड़ी बोली। खड़ी बोली यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। और खड़ी बोली को कौरबी किसने कहा? जल्दी से बताइए कमेंट में। आपको ये तो पता है कि सर खड़ी बोली को कौरबी कहा जाता है, मैंने भी मान लिया खड़ी बोली को कौरबी कहा जाता है, लेकिन कौरबी नाम दिया किसने, ये भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का नाम दोस्तों क्या है? खड़ी बोली है। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? कौरबी। इसका क्षेत्र देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामनगर, रामपुर है तथा दोस्तों मुरादाबाद है। इसको भी हम आपको याद करवाएंगे, लेकिन आपको कौरबी बताना है, किसने नाम दिया कौरबी? खड़ी बोली को कौरबी नाम किसने दिया? जल्दी से फटाफट से बताना है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सभी लोगों का कि सर खड़ी बोली को जो कौरबी नाम दिया है, ये दिया है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहपा को। जिन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है दोस्तों सरहपा को, ये सभी लोगों को पता है। और विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? पहाड़ी में, मैथिली में, अवधी में या फिर पिंगल में? विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? 74 का आंसर आपको बताना है। पहाड़ी में रचित हैं, अवधी में रचित हैं, मैथिली या फिर पिंगल में रचित हैं? किस भाषा में रचित हैं विद्यापति के पद? 4 विकल्प हैं। और विद्यापति की पदावली आपने पढ़ा होगा दोस्तों, है ना। और ये जो पदावली इनकी रचना है वो कौन सी भाषा में है? सभी लोगों ने पढ़ा है। बोले सर पदावली की अगर बात करोगे तो पदावली इनकी कौन सी भाषा में है? मैथिली में है। कौन सी भाषा में दोस्तों? मैथिली में है। और बी नंबर जो आपका है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मैथिली आपका सही हो जाएगा। ठीक है, विद्यापति के पद मैथिली भाषा में है। सभी लोगों ने ऐप को डाउनलोड किया अभी तक कि नहीं किया दोस्तों? 20 तारीख को आपकी एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, 20 जून को, है ना। और दोस्तों आपको पता ही है रविवार और गुरुवार 2 दिन तो आपको 2020 टेस्ट सीरीज होती है सभी के लिए। विद्यापति के पद मैथिली भाषा में रचित हैं। और विद्यापति बिहार के दोस्तों बिप्सी नामक गांव के रहने वाले थे विद्यापति। ठीक है, यहां पर आ जाओ। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली जो होती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। 4 विकल्प हैं, उस शब्दावली को आपको बताना है कि उसको क्या कहा जाता है। सामान्य शब्दावली कहा जाता है, साहित्यिक शब्दावली कहा जाता है, बोलचाल की शब्दावली या फिर पारिभाषिक शब्दावली। 75 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, है ना। और जो बार बार पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को अपन को बार बार पढ़ना है ना। और बार बार पढ़ोगे तो बार बार से 12 बार हो जाएगा। और 12 का चक्कर हिंदी साहित्य में बड़ा अच्छा है, मैंने कई बार बताया। पारिभाषिक शब्दावली आपका हो जाएगा। इन शब्दावली को हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे बोले आवेदन पत्र को क्या कहा जाता है? बोले सर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को क्या कहा जाता? आवेदन। ये पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आते हैं, है ना। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। इनको अपन को याद करना है। और यहां पर आ जाते हैं दोस्तों, पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? किसके लिए है पारिभाषिक शब्दावली? सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 76 का आंसर बताएंगे। पंजाब मास्टर कैडर में एक चैप्टर है परिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली, है ना। यहां पर आपको पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? छात्रों के लिए, जनसाधारण के लिए, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए या फिर बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए? पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? जल्दी से एक बार लाइक तो बनता है, सभी लोग लाइक जरूर करेंगे। अपने मित्रों तक एक बार शेयर जरूर कर दिया करो। और ऐसे दोस्तों आपको पढ़ने के लिए आपके लिए पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? उत्तर चला जाता ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए, यानी कि सी नंबर आपका जो आपने बताया वो बिल्कुल सही बताया।
बिल्कुल सही बताया। अभी तक ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है? लाइक जरूर करें दोस्तों, है ना। और जिन भी साथियों को दोस्तों एडमिशन लेना है, मैं तो कहता हूं जितने हमारे साथी हैं सभी एडमिशन लेकर के बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपके लिए फीस बिल्कुल नॉर्मल रखी गई है दोस्तों। 5, 10 हजार, 3 हजार, 2 हजार भी फीस आपको नहीं भरनी है ना। ऐसी फीस भरनी है कि जिसको दोस्तों आप भर करके आपको भी नहीं लगेगा कि हमने फीस भरी है, ना आप पर कोई ऐसा बोझ आने वाला है। ऐसी फीस सभी के हित में दोस्तों लागू की गई है। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है ये आपको बताना है। 77 का उत्तर बताना है। कौन करता है पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण? भाषा वैज्ञानिक करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, या फिर समाज या फिर कवि व साहित्यकार करते हैं। और पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और उत्तर आपका चला जाता है भाषा वैज्ञानिक। कौन करते हैं? भाषा वैज्ञानिक करते हैं दोस्तों पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण। और ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इनको अपन को बहुत अच्छे से पढ़ते रहना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? बहुत बढ़िया आंसर। वैज्ञानिक शैली से तात्पर्य दोस्तों किस शैली से माना जाता है? क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से बताओ। अलंकारिक शैली, वस्तुनिष्ठ शैली, समाज शैली या फिर लाक्षणिक शैली? ये शैलियां होती हैं दोस्तों। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? प्रश्न क्रमांक 78 का आंसर बताना है। 78 का सभी लोग बताएंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख दें। हम तो कह रहे हैं कि प्रैक्टिस आपकी बंद नहीं होनी चाहिए, जितने भी हमारे साथी है, क्योंकि पेपर के लिए अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, है ना। पेपर के लिए अभी तक जो आपने मेहनत की है ना, उस मेहनत को सफल बनाने के लिए आप निरंतर अभ्यास करें, निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखने एक शेड्यूल बना लें, क्योंकि अब ज्यादा देर आपके एग्जाम को लगने वाला नहीं है। और यहां पर वस्तुनिष्ठ शैली यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य वस्तुनिष्ठ शैली से है। और अगला क्वेश्चन यहां पर आता है कि निम्न में से जो कथन उचित नहीं है उसको छांटिए। उचित कथन कौन सा नहीं, उसको छांट करके आपको उत्तर बताना है। 79 का उत्तर बताना है। ऐसे हमारे जितने भी साथी जो निरंतर अध्ययन कर रहे हैं उनको पढ़ाई को नहीं छोड़ना और सीरियसली लेकर के ही चलना है आपको आगे। ऐसा नहीं है बोले प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब पेपर आ जाएगा तब तैयारी फिर से शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। हमारे जितने भी साथी हैं वो ऐसा कोई नहीं करेगा। तैयारी आपको निरंतर जारी रखना है। अब पेपर की डेट कब आ जाए ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं है और जल्दी ही आपकी पेपर की डेट आने वाली है। ठीक है, जो कथन उचित नहीं उसे छांटना है। 79 का उत्तर आपको बताना है। ये 4 विकल्प हैं, इन कथनों को आपको चयन करना है और जल्दी लोग बताएंगे। 79 बिल्कुल, और 79 में आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, कथन उचित नहीं है उसको अपन को छांटना है। और वो कथन है, अनुवादक के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है। ये पर्याप्त नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है अनुवादक के लिए। और बी नंबर जो है ये दोस्तों उचित कथन नहीं है और आपने बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों अपन ने अध्ययन निरंतर जारी रखा है। अब जितने भी हमारे साथी हैं जो इसके बाद भी नहीं पढ़ पाते दोस्तों, 1000, 1200, 1500 फीस अगर आप नहीं दे पाते हैं, उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि सर हमें भी टेस्ट लगाना है, तो एक 2020 टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए दोस्तों चालू की है। उस टेस्ट को आप लगा सकते हो, है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर आकर के इस टेस्ट को आप आराम से लगा सकते हो। 2020 टेस्ट सीरीज सप्ताह में 2 दिन होती है दोस्तों, 2 दिन होती है। टेस्ट आइए और टेस्ट लगाइए। प्रतियोगिताएं भी होती रहती, जैसे 20 तारीख को अपन ने एक प्रतियोगिता रखी है दोस्तों, है ना। उस प्रतियोगिता में 50 क्वेश्चन होंगे, 40 होंगे दोस्तों साहित्य के, 10 होंगे हिंदी के, उनको भी आप लगाइए। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर कोर्स लॉन्च किया गया। जिनको कोर्स में दोस्तों एडमिशन लेना, वो कोर्स में एडमिशन लेकर के और अच्छे से पढ़ सकते हैं, ट्रिक से पढ़ सकते हैं, डाउट सॉल्यूशन के आधार पर पढ़ सकते हैं और बहुत सारे टेस्ट लगा करके दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। यहां तो आपको 1-2 टेस्ट मिलेंगे सप्ताह में 1-2, 3 आपको टेस्ट मिलते हैं। वहां पर आपको बहुत सारे टेस्ट एक साथ मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी ट्रिकी वीडियो मिलने वाले हैं। तो जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है, सभी साथी दोस्तों, ये बड़ा बोझ आपके लिए नहीं पटका जाता कि आप 3000 फीस भरो। 3000 फीस भरने के लिए भी आप सोचोगे, आपके लिए इतनी फीस दी गई है दोस्तों, है ना, कि बिल्कुल नॉर्मल फीस। ठीक है, मीनू जी, नीता जी, सभी लोग, राम मूरत जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया,
है ना, शर्मिला, ललिता जी, लवली जी, ओके, अनुजी, संतराम जी, और अपनी तैयारी को बिल्कुल यथावत बिल्कुल पुनः चालू कर दो। जो अभी तक ढीले पड़ गए थे अब वो ढीले नहीं पड़ना, और अपनी तैयारी को बिल्कुल युद्ध स्तर पर चालू करो। अनूप जी, प्रमिला, सबिता जी, दारसू, गीतिका जी, ममता जी, निष्ठा जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों को जिनको एडमिशन लेना है, जो साथी हैं दोस्तों पढ़ना चाहते बहुत अच्छे से, उन सभी को बता दें कि आ जाओ प्लेटफॉर्म सेल्फ स्टडी क्लासेस पर, जहां पर आपके लिए दोस्तों कोचिंग चलती है ना, जहां पर आपके लिए ही सारी सुविधाएं दी जाती हैं। हर प्रकार की सुविधा के लिए दोस्तों हम भी मंजूर रहते हैं और आप लोग भी मंजूर रहते हैं कि सर ऐसा हो जाए, तो बोले हो जाए, है ना, अब ऐसा करना है तो ऐसा भी हो जाए, ऐसा भी चलता है दोस्तों अपना। और निरंतर हम आपके लिए दोस्तों बहुत सारी चीजें लेकर के आते हैं, नई नई चीजें लेकर के आते हैं कि आप लोगों का उत्साह वर्धन हो, आप लोग इसी प्रकार से पढ़ें और अध्ययन करते रहें निरंतर। चूंकि आपका एडमिशन जो कोर्स है दोस्तों, आपका जो पेपर है वो आने वाला है जल्दी ही, तो इसी प्रकार से सभी को अध्ययन करना है। रेखा जी, सरोज, अर्शदीप जी, सभी साथियों को धन्यवाद। अपने सभी साथी जिनको भी एडमिशन लेना है, पढ़ाई को सुनिश्चित करना है, तो तैयारी करते रहें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इस सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप का दोस्तों ऐप है, इसको डाउनलोड करके दोस्तों इसमें आप कमेंट में भी लिख सकते हो, इसमें रिव्यू दे सकते हैं कि सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आपको कैसा लगा, ये आप बता सकते हैं। तो रिव्यू जाकर के आप दोस्तों इसको रेटिंग भी दे सकते हैं ऐप को, कि आप लोग कहां तक ये आपके लिए मददगार है दोस्तों। अगर एक शब्द भी आपने अगर सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से सीखा है तो ऐप दोस्तों आपके लिए बहुत मददगार होगा, है ना। तो आप इसमें रेटिंग भी दे सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर के दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल। अमित कुमार जी बहुत बढ़िया, मिस्टर जी, पूजा जी, बबीता जी, सोनू जी, हिमानी, मनीष जी, गीतिका जी, अर्शदीप, ओपी सिंह जी, सभी साथी हमारे बिल्कुल मिलजुल के अध्ययन करते हैं और अच्छा अध्ययन करते हैं। मैं भी उनके लिए मेहनत करता हूं निरंतर, और आप लोग भी उसी प्रकार से मेहनत करें। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आपको भी अपने लिए उतनी मेहनत करनी है, आपकी सफलता सुनिश्चित हो। हमेशा यही भावना मेरी होती है ना, कभी ये नहीं रही कि आपको कोई कम चीज दी जाए। हमेशा दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा वो मिले, मटेरियल मिले, ठीक है। तो इसी भावना के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके और दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दें, ठीक है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।